अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया था। वैसे हर स्थापित राजवंश का पतन अवश्य होता है। राजवंशों का उत्थान और पतन ऐतिहासिक प्रक्रिया का एक अंग है, लेकिन भारतीय इतिहास के इस विशाल साम्राज्य का पतन अपेक्षाकृत कुछ तीव्र गति से हुआ था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कुछ इस प्रकार थे। पहला कारण था निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। राजतंत्रीय शासन प्रणाली में राज्य की सफलता और विफलता उसके शासक की योग्यता और अयोग्यता पर निर्भर करती है। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य थे, अतः पतन होना स्वाभाविक था। अशोक के उत्तराधिकारियों में न तो भेरी घोष को सफल बनाने के गुण थे और न ही चंद्रगुप्त की भांति भेरी घोष को सफल बना सके थे। दूसरा कारण था केंद्रीय शासन की दुर्बलता। अशोक के उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल थे और अयोग्य शासकों के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। इसका लाभ उठाकर दूरस्थ प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जलोग कश्मीर में स्वतंत्र शासक बन बैठा था। बौद्ध लेखक तारानाथ के अनुसार वीरसेन ने गांधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। यद्यपि अशोक के बाद साम्राज्य के औपचारिक रूप से दो हिस्सों में बंट जाने के संदर्भ में कोई ठोस प्रमाण हमें नहीं मिलता है, लेकिन यह अवश्य प्रतीत होता है कि कश्मीर और गांधार सहित पश्चिमोत्तर भारत का क्षेत्र अब मौर्यों के हाथ से निकल चुका था। तीसरा कारण था प्रांतीय शासकों के अत्याचार। डॉक्टर हेमचंद्र रायचौधरी का मानना था कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण दूरस्थ प्रांतों के शासक बड़े ही अन्यायी थे। तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के काल में इसी कारण विद्रोह किया था। दिव्यावदान के अनुसार जब तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए राजकुमार अशोक वहां गया तो वहां की जनता ने उससे निवेदन किया कि न तो हम कुमार के विरुद्ध हैं और न ही हम राजा के विरुद्ध हैं, परंतु दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं। सम्राट अशोक के काल में भी तक्षशिला में पुनः विद्रोह हुआ और इस बार भी उसका कारण दुष्ट अमात्य ही रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक ने इस कुप्रवृत्ति को रोकने का प्रयास किया, पर उसके सहायक अधिकारी ठीक नहीं थे। यह उल्लेखनीय है कि पश्चिमोत्तर के जिन प्रांतों में बिंदुसार के समय से ही जनता दुष्ट मंत्रियों के शासन से परेशान थी, वे प्रांत सबसे पहले मौर्य साम्राज्य से अलग हो गए थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए राज्य की गुटबंदी भी जिम्मेदार थी। मौर्य दरबारी गुटों में विभक्त थे। ये व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण राष्ट्रीय हितों को भूल जाते थे और इस गुटबंदी के कारण मौर्य साम्राज्य को अनेक बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं गुटबंदी के कारण अशोक का उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। इसका दूसरा उदाहरण बृहदत्त की हत्या थी। इस प्रकार इस गुटबंदियों ने राजसत्ता को शिथिल बना दिया था और संकट में डाल दिया था। करों की अधिकता। डॉक्टर डी कौशाम्बी के अनुसार उत्तरकालीन मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त थी। इसी कारण नए नए कर जो थे वो लगाए गए थे। प्रोफेसर DN झा के अनुसार विशाल नौकरशाही व्यवस्था, विशाल सेना के रखरखाव और अशोक के निःशुल्क सार्वजनिक कार्यों के फलस्वरूप शाही खजाना खाली होता जा रहा था। इन दोनों विद्वानों के मत को पुष्ट करने वाले ठोस प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, बल्कि दूसरी ओर विदेशी वृत्तांत और समकालीन भौतिक अवशेष अर्थव्यवस्था की
विकासमान स्थिति का चित्र हमारे सामने जो है वो प्रस्तुत किया करते हैं। इसके अलावा अशोक के उत्तराधिकारी अत्याचारी भी थे। गार्गी संहिता के अनुसार मौर्य सम्राट शालीशुक अत्याचारी और अधार्मिक था। इन अत्याचारी शासकों से जनता जो थी वो परेशान हो चुकी थी और उनका मोह मौर्य साम्राज्य से अब धीरे धीरे भंग होता गया था। अशोक की नीतियों को भी कुछ विद्वानों ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना है। इस संदर्भ में अशोक की आलोचना दो आधारों पर की गई है। एक, अशोक की नीतियों ने ब्राह्मण असंतोष को जन्म दिया और दूसरा, अशोक की धम्म नीति ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से शिथिल बना दिया था। प्रोफेसर हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और अंत में ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य का उन्मूलन कर दिया था। लेकिन डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया है और ये सिद्ध किया है कि अशोक की धार्मिक नीति ने ब्राह्मण वर्ग का कोई विरोध नहीं था। फिर हमारे सामने ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मणों ने संगठित होकर अशोक की नीति का विरोध किया हो। इस संदर्भ में रोमिला थापड़ ने भी लिखा है कि अशोक की सामान्य नीति न तो विशिष्ट रूप से बौद्ध समर्थक थी और न ही ब्राह्मण विरोधी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने और साम्राज्य की शक्ति को धम्म विजय पर केंद्रित करने और अहिंसात्मक नीति का पालन करने से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। विद्वानों का विचार है कि अशोक की शांतिवादी नीति ने मौर्य सेना को दुर्बल और निर्बल बना दिया था, जनता की सैनिक प्रवृत्ति को शिथिल कर दिया था। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार धम्म विजय की नीति अपनाने का परिणाम आध्यात्मिक दृष्टि से शानदार होते हुए भी राजनीतिक दृष्टि से विनाशकारी प्रमाणित हुआ था। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार साम्राज्यवादी मगध की सैनिक शक्ति कलिंग के अंतिम शोर के पश्चात अदृश्य हो गई थी।